झगड़ालू सास की दो चालाक बहू। अंगूरी अपने घर के बाहर का कचरा अपनी पड़ोसन के दरवाजे के सामने कर देती है और घर में चली जाती है। और कुछ देर बाद उसके दरवाजे के बाहर से आवाज आने लगती है। अरे वो अंगूरी, कहाँ है तू? बाहर निकल। ये सब क्या किया तूने मेरे दरवाजे के सामने? तुझे क्या लगता है तू मेरे घर के सामने कूड़ा कचरा कर देगी और मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी? तभी अंगूरी बाहर आती है और कहती है, अरे किसने कहा कि मैंने तेरे घर के आगे कूड़ा कचरा किया है? मैंने तेरे घर के आगे कोई कूड़ा कचरा नहीं किया। हे भगवान, तेरा रोज रोज का हो रहा है। तुझे दिक्कत क्या है? जब देखो हमारे घर के आगे कूड़ा कचरा करके अपने घर के अंदर चली जाती है। देखो तो सही, खुद जैसी है वैसी ही दूसरों को समझती। अरे तू ही करती होगी, तभी तो ऐसी बकवास कर रही है। तभी सावित्री आती है और लता से कहती है, लता बहन मान जाओ, इस औरत के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। ये तो शुरू से ही झगड़ालू है, इससे झगड़ा करके आप ही अपना मुंह गंदा करोगी। सावित्री की बात मानकर लता अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद अंगूरी भी कुछ नहीं कहती और अपने घर आ जाती है। तभी घर के अंदर आते ही वो फ्रिज को देखकर कहती है, अरे ये सब क्या है? घर के अंदर कितनी गंदगी हो रही है। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ गई दोनों की दोनों? अंगूरी की आवाज सुनते ही उसकी दोनों बहू आती हैं। ये सब क्या है? फ्रिज के ऊपर इतनी धूल मिट्टी क्यों है? क्या तुम्हें घर के अंदर साफ सफाई दिखाई नहीं देती है? जब देखो काम चोरी करती रहती हो। इतना कहकर अंगूरी फ्रिज को खोलती है। हाय हाय हाय, ये देखो कितनी बदबू आ रही है फ्रिज के अंदर से। हे भगवान, कैसे घर से आई हो तुम दोनों? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ जी, आप गुस्सा क्यों होती हो? बात बात पर झगड़ा करने से अच्छा है कि आप हमें ये काम आराम से ही बता देती। अरे माँ जी, आपने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। तुझे तो सोने के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है। यही तो चल रहा है इस घर में। एक सोती रहती है तो दूसरी टीवी देखती रहती है। अभी के अभी इस फ्रिज को साफ करो। ऐसा कहने के बाद अंगूरी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कोमल और रेशमा एक दूसरे से फ्रिज साफ करते हुए कहती हैं, कितनी गंवार सास है हमारी, जब देखो झगड़ा करती रहती है। अरे गंवार नहीं, पूरी जाहिल है, जाहिल। ऐसी झगड़ालू सास मैंने किसी की नहीं देखी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस झगड़ालू को सहन तो करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब देखो छोटी मोटी बातों पर ही हमसे लड़ाई करती रहती है। हमें थोड़ा चालाकी से चलना चाहिए। हमारी सास झगड़ालू है तो क्या हुआ? हम अपनी चालाकी से उनको ऐसी मात देंगे ना कि वो हमसे लड़ाई झगड़ा करना भूल ही जाएंगी। वो दोनों ऐसे बोल ही रही थी कि तभी अंगूरी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखो, ये एसी यहाँ चलता रहता है। एक तो हमें इतनी गर्मी लगती है, ऊपर से इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। बिजली का बिल क्या तेरे पापा आकर भरेंगे? कोमल, कोमल कहाँ है तू? जल्दी यहाँ पर आ। अंगूरी की आवाज सुनकर कोमल तुरंत पहुँच जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? अरे तेरे पापा लेकर आए थे क्या ये एसी? ये सब क्या है? तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है। कभी एसी ऑन करके छोड़ देती हो, तो देखो जरा एसी पर कितनी धूल लगी है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें करती रहती हो? आपने हमें एसी बंद करने का मौका ही कहाँ दिया? इतने में तो आपने हमें बुला लिया था। और आपको पता है ना, आपकी एक आवाज पर तो हम दौड़े चले आते हैं। अगर आपने देख लिया एसी ऑन है तो बंद कर देती। कोमल तड़कता भड़कता जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में अंगूरी रसोई के अंदर जाती है, जहाँ सारे जूठे बर्तन पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर फिर से अंगूरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये भगवान, शिव 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 शिव। देखो तो बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इन्होंने तो घर की सारी बरकत ही उड़ा रखी है। रसोई के अंदर इतनी गंदगी है। आखिर ये रेशमा करती क्या है सारा दिन? इनका बस ना चले तो घर के अंदर गोबर लाकर डाल दें। फ्रिज साफ करते हुए जब रेशमा ये सब सुनती है तो वो अपने मुंह पर हाथ फेर कर अपना मेकअप बिगाड़ लेती है। जिसके बाद वो रसोई में जाती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी? मेरी तो पहले ही इतनी तबीयत खराब हो रखी, अब आप क्या मुझे काम करवा करवा कर मार ही डालोगी? अरे हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। हम बहुओं को इस घर के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ऐसा जवाब सुनते ही अंगूरी वहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है और उसकी बहू रेशमा वहाँ से अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। बेचारी अंगूरी को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने मन ही मन सोचती है, मेरी बिल्ली जैसी बहुएं ये कुत्ते जैसे कैसे भौंकने लगी? और ये किचन तो देखो। अब मैं क्या करूं? इन्हें नहीं बोलूंगी तो किन्हें बोलूंगी? हे भगवान, मुझे खुद ही कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर से मेरी बहू आकर पटर पटर बोलेंगी। अपनी बहू के जाने के बाद वो खुद ही किचन साफ करने लगती है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं
और अंगूरी की दोनों बहू किसी न किसी बीमारी का बहाना लेकर अपने कमरे में पड़ी रहती, जिसके चलते घर के सारे काम अंगूरी को ही करने पड़ते। ये भगवान, एक तो इतनी सड़ी गर्मी और ऊपर से मेरी नालायक बहुएं अपने कमरे में आराम से पैर पसार कर लेटी हैं, ऊपर से बीमारी का बहाना भी ले रखा है। अब इन्हें बोलूं तो बोलूं किस मुंह से। अंगूरी घर के सारे काम करती है तो वहीं उसकी दोनों बहुएं छुपकर उसे देख रही होती हैं और आपस में एक दूसरे से कहती हैं, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हमारे ऊपर कितना रौब जमाती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने लगती हैं, लेकिन जब खुद पर बीतने लगी तो अकल आ गई। जैसे कि गवार औरतों की आदत झगड़ा करने की होती है, वैसे ही हमारी सास की आदत भी झगड़ा करने की हो गई है। लेकिन अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारी सास की अकल ठिकाने आ ही जाएगी। जहाँ तो छोटी छोटी बातों पर अंगूरी अपनी दोनों बहुओं को बहुत सुनाया करती थी, वहीं अब छोटी छोटी बातों पर उसकी दोनों बहुएं चालाकी से बहाना बनाकर निकल जाती, जिसके चलते घर के सारे काम करते करते अंगूरी बहुत थक जाती है और वो अपनी बहुओं के बारे में सोचने लगती है। मेरी दोनों बहुएं घर के अंदर इतना काम करती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन मैं अभी तो उनके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। जब देखो तो उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंगूरी परेशान होकर सोफे पर बैठी होती है। उसे देखकर उसकी दोनों बहू उसके पास आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, लगता है आप थक गई हो, आओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ। लगता है माँ जी आपके सर में दर्द हो रहा है, लाओ मैं आपके सर में मालिश कर देती हूँ। दोनों बहू एक साथ अपनी सास की सेवा में जुट जाती हैं। ये देखकर अंगूरी को और भी ज्यादा अपनी गलती का पछतावा होता है और वो कहती है, घर के काम करते करते तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो जाती होगी और ऊपर से मैं तुम्हारे पीछे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करती रहती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू, तुम दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो हमारी माँ जैसी हो, आप हमें डांट भी सकती हो और झगड़ा भी कर सकती हो। नहीं नहीं, आज के बाद कोई झगड़ा नहीं। ये सुनते ही रेशमा और कोमल दोनों ही बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद रेशमा गर्मी में ठंडाई बनाकर अपनी सास को पिलाती है और अपनी सास के साथ खुशी खुशी दोनों बहू रहने लगती हैं। तो इस प्रकार से दोनों चालाक बहू अपनी झगड़ालू सास को सुधार देती हैं। उफ, ये गर्मी, चलो हो गया काम खत्म, अब मैं कमरे में जाकर मजे से सारा दिन आराम करूंगी। इसके बाद बहू कमरे में आ जाती है और पलंग पर पैर पसारे सो जाती है। कितना सुकून मिल रहा है पलंग पर, पंखे की ठंडी ठंडी हवा में सोकर। बहू, अरे ओ अंजलि बहू, लो आ गया बुलावा। माँ जी को भी ना चैन नहीं है, जब देखो एक नया काम लेकर हाजिर रहती हैं। सास के बार बार बुलाने पर अंजलि बाहर आकर कहती है, क्या है माँ जी? अरे इतनी अलसा कर क्यों बोल रही है, अपने ससुर जी को खाना तो परोस दे। माँ जी, इतने से काम के लिए आपने मुझ बेचारी बहू को कमरे से बुला लिया। 2 कदम, सिर्फ 2 कदम पर रसोई घर था, अगर आप ससुर जी को खाना दे देती तो क्या आपका हाथ घिस जाता? अरे अंजलि बहू, ये सब काम काज घर की बहू के होते हैं, ना कि सास के, समझी? ससुर की फटकार सुनकर अंजलि जल्दी से खाना परोसकर वापस से कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके सो जाती है। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं। मेरे ससुराल वालों का बस चले तो ये सारा दिन मुझसे दुनिया भर का काम कराते रहेंगे। जब से मैं बहू बनकर आई हूँ इस घर में हराम हराम हो गई है। अंजलि एक बड़े जमींदार की बेटी थी। पिता के घर में वो नाजों से पली बड़ी थी। अंजलि अपने मायके में हर एक कामों के लिए नौकर चाकर पर निर्भर थी। वो खुद से 1 गिलास पानी भी नहीं पीती थी। अमीरों के इस फितूर ने उसे अकड़ू और घमंडी बना दिया था, जिसे देखकर उसके पिता ने अंजलि की शादी एक गरीब परिवार में कर दी ताकि उसका स्वभाव बदल सके। अंजलि गहरी नींद में सो रही होती तभी उसकी ननद राधिका कमरे का दरवाजा खटखटाती है। भाभी, अरे ओ अंजलि भाभी, दरवाजा खोलो। क्या मुसीबत है, अरे सास ने क्या कम सर खा रखा था कि अब मेरी ये ननद मेरी नाक में दम कर रही है। हाँ, लगता है भाभी ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगी। मुझे पता है कि ये दरवाजा कैसे खुलेगा। भैया भाभी तो गहरी नींद में खोई हुई है। लगता है ये खोई की बर्फी उनकी किस्मत में नहीं। खोई की बर्फी सुनकर कामचोर बहू के मुंह में पानी आ जाता और वो झट से दरवाजा खोलकर भागी भागी उसारे में आती है। राधिका, लाओ दो मेरी बर्फी। भाभी, मैंने तो आपको झूठ लालच दिया था, असल में तो माँ आपको बुला रही हैं। क्यों बहू रानी, बर्फी कचौरी ठूसने में तुम सबसे आगे रहती हो, मगर जरा सा कोई काम करने को कह दे तो फिर देखो कैसे अलसाती है और हाथ दुखने लगते हैं जैसे सारी दुनिया का बोझा उठाना पड़ गया हो।
सासू माँ, ये ससुराल की जिम्मेदारी और चूल्हा चौका करना क्या कम है? इस भरी गर्मी में इतना सारा काम करके मेरे हाथ दुखने लगते हैं। भगवान ने मुझे दो छोटे छोटे हाथ दिए हैं जो बेचारे सारा दिन घर के कामों में उलझे रहते हैं। काश कि मेरे हाथ लंबे होते। बस बस, तेरी कामचोरी के कारनामे अच्छी भली तरह जानती हूँ। पिछले 4 दिनों से तू दिन रात चावल की बलि चढ़ रही है। इसमें भी मेरी गलती है? आटा खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? अरे पूरा भंडार घर गेहूं की बोरियों से भरा हुआ है। आज हाथ चक्की में गेहूं पीस कर रात में ही रोटी बनानी है। और तेरे ससुर जी खेत से ताजा पुदीना तोड़कर लाए, उसकी चटनी जरूर पीस देना। माँ जी, मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा। अरे 2 ही तो हाथ है मेरे, उसमें गेहूं पीसना, चटनी पीसना, रोटी बनाना, इतना सारा काम मैं बेचारी बहू कैसे करूंगी? अरे मेरे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो मैं हाथ लंबे करके सारा काम कर लूं। अंजलि को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे तो बस बहाने बनाना आता है और काम से जी चुराना आता था। वैसे पूरा वक्त बुदबुदाती हुई चक्की में गेहूं पीसने लगी, तभी एक जोगी बाबा उसकी चौखट पर आते हैं। भिक्षाम देही, कोई अंदर है? प्रणाम साधु बाबा। बेटी, बड़ी दूर से आया हूँ, बाबा को थोड़ा दान दे दो। अंजलि ढेर सारा आटा लाकर जोगी की झोली में डाल देती है। तभी जोगी बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। जोगी बाबा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरे हाथ लंबे हो जाएं, ताकि मुझे ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और बैठे बैठे सब कुछ हो जाए। और मुझे भरी गर्मी में चूल्हे के एकदम पास चिपक कर अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी ना बनानी पड़े। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तुम्हारे हाथ तुम्हारी लालसा के अनुसार लंबे हो जाएं। जोगी बाबा के इतने कहने भर से अंजलि के हाथ बहुत लंबे और बड़े हो जाते हैं, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर बहू आराम से टेबल फैन की ठंडी हवा में बैठकर अपने लंबे हाथों से झटपट से सारा गेहूं पीस देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे लंबे हाथों ने बोरी भरकर गेहूं पल भर में पीस दिया। मेरी तो ठाठ हो गई। उस दिन पहली बार आलसी अंजलि बिना किसी कुड़कुड़ाहट के सारा काम करती है। सासू माँ, ससुर जी, रवि, खाना शुरू कीजिए। क्या हुआ बहू, आज खाने में 2-2 तरह की सब्जी बनाई है? सिर्फ सब्जी ही नहीं बाबूजी, आज तो आपकी बहू ने रोटी भी बनाई है और साथ में चटनी भी। इसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। भगवान, आज तो बहू ने गजब का खाना बनाया है। सुमति को बार बार यही चिंता खाई जा रही थी कि कहाँ तो अंजलि कामों से भागती थी, फिर आज आखिर वो कैसे इतनी गर्मी में भी गर्मा गर्म रोटी बनाकर सभी को खिला रही है। अंजलि, जरा 2 रोटी तो ले आना। भाभी रोटी लेकर आना, तो फ्रिज से मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी भी लेते आना। सभी को सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। बाहर गई तो रोटी ना जल जाए। वैसे तो इन कामों के लिए तो मेरे लंबे हाथ है ना। ये कहकर बहू अपने लंबे हाथों का फायदा उठाकर हाथ बढ़ाकर फ्रिज खोलकर पानी की बोतल और रोटी बिना बाहर आए ले आती है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? भाभी के हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? कहीं भाभी चुड़ैल तो नहीं? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है राधिका, मैं कोई चुड़ैल नहीं। मेरे हाथ लंबे हैं तो हैं, मगर बहू अचानक से तेरे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? सास के पूछने पर बहू उसे अपने हाथों के लंबे होने के घटनाक्रम को बताती है। वक्त गुजरता जाता है। बहू का हर दिन लंबे हाथों के कारण खुशियों भरा बीतने लगा। उसे जो भी काम करना होता वो फट से अपने लंबे हाथों से कर दिया करती। बहू देख, पंखे पर कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है, ढंग से हवा भी नहीं दे रहा। आज पंखे को साफ कर देना। बस इतनी सी बात माँ जी, ये पंखा साफ करना तो मेरे लंबे हाथों के लिए चुटकियों का खेल है। ऐसा कहकर बहू जल्दी से लंबे हाथ करके ऊंचाई पर लगा पंखा चकाचक कर देती है। लंबे हाथों के कारण बहू को खास परेशानी नहीं उठानी पड़ती। यहाँ तक कि वो घर के कामकाज भी पल भर में निपटारा कर देती। गुजरते वक्त के साथ अंजलि गर्भवती हो जाती है। ऐसे में सुमति देवी के घर में बच्चे के आने की बधाइयां बजने लगती हैं। और एक दिन, माँ जी, मुझे कैरी खाने का बड़ा मन कर रहा है। ठीक है बहू, मैं आज ही तेरे लिए रवि से कहकर बाजार से कैरी मंगवा दूंगी। माँ जी, जब हमारे घर के आंगन में आम का इतना बड़ा पेड़ है तो फिर बेफिजूल के पैसे क्यों खर्च करना? मैं इन कैरी को अभी तोड़कर इन्हें नमक मिर्च लगा कर खाऊंगी। अरे बहू, बौरा गई है क्या तू? अब क्या ऐसी हालत में तू इस आम के पेड़ पर चढ़कर कूद फांद करेगी? बहू, तू गर्भवती है, ऐसे में तेरा गांच पर चढ़ना ठीक नहीं। माँ जी, मुझे इस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो मेरे लंबे हाथ ही काफी हैं।
ये बोलकर बहू अपने लंबे हाथों से पेड़ की डाली झुकाकर ढेर सारी कच्ची कैरियां तोड़ लेती है। वक्त गुजरता है, जैसे जैसे अंजलि के गर्भावस्था के महीने बढ़ते चले जाते हैं, उसकी आंखों में अपने आने वाले बच्चे को लेकर ढेर सारे सपने उभरने लगते हैं। ठीक 9 महीने बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो अंजलि, मैं पापा बन गया और तुम मम्मी। लाइए रवि, मेरे लाल को जल्दी से मेरी गोदी में दे दीजिए, मैं इसे जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ। अंजलि अपने बच्चे को अपने हाथों में लेती है, मगर अपने लंबे हाथों के कारण वो बार बार की कोशिश के बाद भी उसे सीने से नहीं लगा पाती। रवि, ये क्या हो रहा है? मैं मुन्ने को अपने सीने से नहीं लगा पा रही। ये सब इस लंबे हाथों के कारण हुआ है। नहीं चाहिए मुझे ऐसे लंबे हाथ जो मुझे बदनसीब माँ को, मेरे लाल को सीने से ना लगाने दे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अंजलि आठों पहर अपने लंबे हाथों को देख देख कर खुद को कोसती और पछताती रहती। तभी एक रोज वो जोगी बाबा उसके घर के द्वार पर फिर से चल कर आते हैं। बेटा, ये क्या, मुझे तो लगा था कि लंबे हाथ पाकर तुम बहुत प्रसन्न होगी, मगर तुम तो आज भी दुखी हो। क्या अब भी कोई घटी है? जोगी बाबा, मुझे लंबे हाथ नहीं चाहिए। मैं आलसपन में आकर ये लंबे हाथ आपसे मांग चुकी हूँ, मगर इनके कारण आज मैं अपने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकती और ना ही अपने लाल पर अपनी ममता लुटा पा रही हूँ। मुझे मेरे साधारण हाथ लौटा दीजिए। ठीक है। जैसे ही जोगी बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, अंजलि के हाथ पहले की तरह साधारण हो जाते हैं और वो अपने बच्चे को गोदी में लेकर उसे ढेर सारा प्यार दुलार करती है। मगर अब अंजलि को एक बात अच्छे से समझ आ गई थी कि हर चीज के लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, जिसे भोगने से व्यक्ति भाग नहीं सकता।